न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर कॉलेज की छात्रा क्लो अपनी मां आइरीन को फोन करके बताती है कि वो घर आ गई है और उसे पता चलता है कि उसके पिता की जन्मदिन की पार्टी रद्द कर दी गई है क्योंकि उन्हें अचानक काम पर बुला लिया गया है। चूंकि उसके पिता पायलट हैं, क्लोई उन्हें ढूंढने के लिए हवाई अड्डे पर रुकने का फैसला करती है। इस बीच टीवी रिपोर्टर कैमरून के पास एक ईसाई महिला आती है जो उसे अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश करती है और दावा करती है कि उसकी नौकरी के दौरान वो हर दिन जो त्रासदियां देखता है उन्हें बाइबल द्वारा समझाया जा सकता है। क्लोई उसे बीच में रोककर बताती है कि ईश्वर अतीत के पापों के लिए निर्दोष लोगों को दंडित कर रहा है और रहस्यमय तरीके से काम करना कोई बहाना नहीं है। महिला चली जाती है और कैमरून क्लो को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है, तो क्लो उसे समझाती है कि उसकी माँ भी एक धार्मिक पागल है। पार्किंग में कैमरून के पिता रेफोर्ड ने होस्टेस हैटी से मिलने से पहले अपनी शादी की अंगूठी उतार दी। जब वे हवाई अड्डे में प्रवेश करते हैं, रेफोर्ड क्लो को देखता है और उसे गले लगाने के लिए दौड़ता है। हालांकि क्लो खुश नहीं है क्योंकि उसने देखा कि वो होस्टेस के साथ छेड़खानी कर रहा था और उसने उसे डांटा क्योंकि उसके माता पिता के रिश्ते में कुछ समय से परेशानी चल रही है। रेफोर्ड बताते हैं कि उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और समय के साथ लोग बहुत बदल जाते हैं। जब से आइरीन धर्म से ग्रस्त हो गई है, उसके साथ रहना असंभव हो गया है। ये देखकर कि उसके पिता ने अंगूठी नहीं पहनी है, क्लोई अनुमान लगाती है कि उन्होंने आज की नौकरी हैटी के साथ रहने के लिए ली है। रेफोर्ड टिप्पणी को नजरअंदाज करता है और जाने से पहले उसे अपनी कार की चाबियां देता है। इसके बाद क्लो कैमरन के साथ कॉफी पीने के लिए सहमत हो जाती है और वे चर्चा करते हैं कि त्रासदियों के लिए भगवान को धन्यवाद देने में लोग कितने पागल हैं। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब एक कर्मचारी उसके लिए लंदन में U2 के लिए 2 टिकट लाता है ताकि वह उन्हें अपने पिता को दे सके, जिसे ढूंढने में उनके पिता को 2 सप्ताह लग गए। इससे साबित होता है कि उन्होंने आज की यात्रा की योजना पहले से बना रखी थी और ये अचानक किया गया कॉल नहीं था। निराश क्लोई कैमरून को टिकट देती है और उसे डिलीवरी करने के लिए कहती है। जब कैमरून और रेफोर्ड विमान में चढ़ते हैं, क्लो अपने पिता की कार के पास जाती है और उनकी शादी की अंगूठी ढूंढती है। वो घर जाती है और अपने भाई रेमी को नमस्कार करने के बाद अपनी माँ के साथ बातचीत करने बैठ जाती है। पहले तो बातचीत दोस्ताना होती है, लेकिन जब क्लोई हवाई अड्डे की घटना का जिक्र करती है तो चीजें तनावपूर्ण हो जाती है। आइरीन उपदेश देना शुरू करती है और क्लोई क्रोधित हो जाती है, इसलिए वह चली जाती है। ध्यान भटकाने के लिए क्लोई रेमी के साथ मॉल में चली जाती है। लड़का अपने माता पिता के बारे में चिंतित है, लेकिन क्लो उसे आश्वासन देती है कि सब ठीक हो जाएगा और वे गले मिलते हैं। अचानक रोशनी चमकती है और क्लो खुद को रेमी के कपड़ों से लिपटा हुआ पाती है क्योंकि वह जा चुका है। उसके चारों ओर लोग अपने प्रियजनों को गायब पाते हैं। जब लोग हर जगह घबरा गए, एक कार जिसका चालक खो गया था सीधे मॉल में जा घुसी। क्लो अंदर देखती है और यात्री सीट पर एक मृत व्यक्ति को पाती है। जल्द ही लोग इस मौके का इस्तेमाल दुकानों और लापता लोगों के बैग लूटने में करने लगते हैं। बाहर सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। रेफोर्ड की उड़ान में कुछ यात्री दोस्ताना बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अन्य परेशान नहीं होना चाहते। एक बार जब विमान सुचारू रूप से उड़ान भर रहा होता है तो रेफोर्ड कॉकपिट से बाहर निकलता है और गुप्त रूप से हैटी से मिलता है और उसे कैमरून द्वारा दिए गए टिकट दिखाता है। अचानक विमान हिलने लगता है और लोगों को पता चलता है कि यात्रियों का एक समूह गायब हो गया है। विमान की ऊंचाई कम होते ही लोग घबराने लगते हैं, इसलिए रेफोर्ड कॉकपिट में वापस जाता है और पाता है कि उसका सहपायलट चला गया है। वह तुरंत विमान को स्थिर करने के लिए नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। कैमरून ने सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया क्योंकि लोग अपना दिमाग खो बैठे और कॉकपिट के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगे और कप्तान से मिलने की मांग करने लगे। हैटी उन्हें शांत करने में असफल रहती है और कैमरून उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कैमरे पर यह देखकर रेफोर्ड केबिन में दबाव बढ़ा देता है और ऑक्सीजन मास्क नीचे कर देता है। यात्रियों को सांस लेने में परेशानी होती है, इसलिए उनके पास अपनी सीट पर लौटने और मास्क का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। फिर रेफोर्ड मदद के लिए रेडियो का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता और उसका फोन भी काम नहीं कर रहा है। जब सभी शांत हो जाते हैं, रेफोर्ड दबाव को सामान्य कर देता है और यात्रियों से बात करने के लिए बाहर आता है। अपनी अधिकारपूर्ण आवाज में वह सभी को अपनी सीटों पर रहने और शांत रहने का निर्देश देता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि घबराहट इस समय उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए उन्हें तब तक संयम बनाए रखना होगा जब तक कि उन्हें अधिक जानकारी न मिल जाए। इसके बाद हैटी को एहसास होता है कि उसकी सहायक परिचारिका भी गायब हो गई है और वह रेफोर्ड के पास आराम मांगने के लिए कॉकपिट में भागती है क्योंकि वह मानसिक रूप से टूट रही है।
चूंकि हर कोई अपनी सीट छोड़ ही रहा है, कैमरून फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करता है और यात्रियों का साक्षात्कार लेने लगता है। किसी ने भी कुछ अजीब नहीं देखा और ये घटना तुरंत घटी। केवल लोगों के कपड़े पीछे रह गए। एक घबराई हुई महिला बाथरूम में जाकर कुछ हैप्पी पाउडर लेती है और अपनी सीट पर वापस आकर कहती है कि उसे पता है कि ये सब वास्तविक नहीं है। कैमरून उसे सोने के लिए कहता है, जबकि वह देखता है कि उसने अपने हाथ पर ये वास्तविक नहीं है लिख रखा है। एक मुस्लिम व्यक्ति कहता है कि उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन एक अन्य यात्री उससे बहस करने लगता है क्योंकि उनके अलग अलग भगवान हैं, इसलिए वे एक साथ प्रार्थना नहीं कर सकते। इससे पहले कि स्थिति और बिगड़ जाए, रेफोर्ड घोषणा करता है कि वह न्यूयॉर्क वापस जा रहा है। मॉल में क्लोई बहुत धक्का मुक्की और संघर्ष के बाद भीड़ के बीच अपना रास्ता बनाने में सफल हो जाती है। वह पार्किंग में भागती है ताकि रेमी को खोज सके, लेकिन तभी एक छोटा विमान अचानक जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और रेफोर्ड की कार नष्ट कर देता है। फ्लो के पास कोई और विकल्प नहीं होता और वह पैदल ही चलना शुरू कर देती है। जब दो बाइकर्स उसके पास से गुजरते हैं तो वे उसके भाई का बैग चुरा लेते हैं। तभी एक पुल पर एक दुर्घटना होती है और एक स्कूल बस नदी में गिर जाती है। फ्लो यात्रियों की मदद करने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे बस के अंदर कोई नहीं मिलता। जल्द ही वो शहर पहुंचती है और अपने घर पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हर जगह गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं और एक एम्बुलेंस घायलों को लेने आती है। फ्लो दौड़ती है, ये सोचकर कि रेमी भी घायलों में से एक हो सकता है, लेकिन पुलिस उसे पीछे धकेल देती है। जैसे ही फ्लो शहर से होकर गुजरती है, एक ज्वेलरी स्टोर के शीशे के दरवाजे अचानक फट जाते हैं और एक मृत लुटेरा बाहर गिर जाता है। स्टोर का कर्मचारी एक बंदूक लेकर बाहर आता है और क्लो की ओर इशारा करता है, जिससे वह भागने को मजबूर हो जाती है। जल्द ही वो अस्पताल पहुंचती है, जहां उसे एक संकेत दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है, अंत यहाँ है। टीवी पर वो समाचार देखती है और उसे पता चलता है कि पूरे देश में लोग गायब हो गए हैं, जिससे तेजी से अराजकता फैल रही है। अस्पताल चिंतित लोगों से भरा होता है जो अपने प्रियजनों को ढूंढने आए हैं और क्लो दरवाजे के पास भी नहीं पहुंच पाती। वह पीछे से जाने का फैसला करती है और अंदर घुसने के लिए एक शीशे का दरवाजा तोड़ देती है। भीड़ भरे गलियारों से बचते हुए वह नर्सरी तक पहुंचती है और देखती है कि सभी नवजात शिशु गायब है। जब वो अन्य कमरों की जांच करती है तो एक माँ उसके पीछे आती है और बताती है कि केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सभी उम्र के बच्चे गायब हो गए हैं। दूसरी ओर रेफोर्ड को पता चलता है कि एक विमान उसी उड़ान पथ पर उड़ रहा है और वह पायलट से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। पता चलता है कि दूसरे विमान में दोनों पायलट गायब हैं, लेकिन उसमें अभी भी कुछ यात्री बचे हैं। हैटी जल्दी से यात्रियों को उनकी सीट बेल्ट पहनने के लिए कहती है, जबकि रेफोर्ड अपने विमान को मोड़ना शुरू करता है। वह इसे थोड़ा झुकाने में सफल हो जाता है और टक्कर को टाल देता है, लेकिन फिर भी उसके विमान का एक पंख दूसरे विमान को छू लेता है। कैमरून खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि दूसरा विमान आग की लपटों में नीचे गिर रहा है। एक यात्री इस मौके का फायदा उठाकर मुस्लिम व्यक्ति के बैग की तलाशी लेता है, ये सोचकर कि वह कोई बम ढूंढ सकता है, लेकिन उसे केवल एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश मिलता है। एक अन्य व्यक्ति कहता है कि मानता के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो ये कर सके, और उसे लगता है कि लापता लोगों को एलियंस ने अगवा कर लिया है। कुछ मिनट बाद यात्री हैटी को बुलाते हैं और बताते हैं कि विमान के पंख पर कुछ अजीब है। हैटी कैमरून से एक तस्वीर लेने और इसे रेफोर्ड तक ले जाने के लिए कहती है। रेफोर्ड निष्कर्ष निकालता है कि पंख मुश्किल से संभल रहा है और विमान को लैंड कराना कठिन होगा। ऑटो पायलट काम नहीं कर रहा है और रेफोर्ड कॉकपिट नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो कैमरून को ये जांचने के लिए भेजता है कि क्या पंख से कुछ लीक हो रहा है। कैमरून ऐसा करता है और पुष्टि करता है कि विमान से ईंधन लीक हो रहा है। एक अन्य यात्री ये देखता है और घबरा जाता है, जबकि एक महिला उन्मत्त होकर चिल्लाने लगती है कि वह उस जगह वापस जाना चाहती है जहां उसका बच्चा गायब हुआ था। अचानक पंख में आग लग जाती है और विमान हिलने लगता है, जिससे लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। हैटी और कैमरून सभी को याद दिलाते हैं कि स्थिति को और खराब होने से बचाने के लिए शांत रहना बहुत जरूरी है। फिर कैमरून रेफोर्ड को अपडेट देता है, जो समझाता है कि वह कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि ईंधन खत्म होने से पहले न्यूयॉर्क तक पहुंचने की कोशिश करे। अंततः आग खुद ही बुझ जाती है और ईंधन की बड़ी मात्रा में हानि के कारण उन्हें उम्मीद से पहले उतरना पड़ेगा। जब क्लोई अपने मोहल्ले में वापस आती है तो उसे कई लोग अपने प्रियजनों के खोने का शोक मनाते हुए मिलते हैं। क्लोई जल्दी से अपने घर की ओर बढ़ती है और वहां पहुंचकर उसे गहरा झटका लगता है जब वह उसे खाली पाती है। उसकी माँ के गहने बाथरूम में पड़े होते हैं और फोन में केवल स्थिर ध्वनि स्टैटिक वाला एक वॉइसमेल होता है।
जब क्लोई आइरीन की बाइबल पाती है तो वह गुस्से में उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर वो स्थानीय पादरी से मिलने जाती है जो उसे बताता है कि यह रैप्चर परमात्मा का बुलावा है और जो लोग गायब हुए हैं वे स्वर्ग चले गए हैं। पादरी बताता है कि वह यहाँ इसलिए है क्योंकि उसने इतने सालों तक प्रचार किया लेकिन कभी सच में इन शब्दों पर विश्वास नहीं किया। भगवान ने सभी बच्चों और सच्चे आस्थावानों को इस अंधकारमय समय से बचाने के लिए उठा लिया है। ये सुनकर क्लोई और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पादरी पर चिल्लाकर वहां से निकल जाती है। दूसरी ओर विमान में रेफोर्ड अपने सहपायलट का सामान चेक करता है और उसे एक घड़ी मिलती है जिस पर जॉन 3:8 लिखा होता है, जो बाइबल की वह आयत है जो कहती है कि जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। हैटी दूसरी एयर होस्टेस का सामान भी लाती है और उन्हें एक नोटबुक मिलती है जिसमें बाइबल अध्ययन से जुड़े नोट्स होते हैं। रेफोर्ड इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये वास्तव में रैप्चर है और कहता है कि उसकी पत्नी को पहले से ही सब पता था। हैटी को ये सब बकवास लगता है और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। उसी समय विमान के केबिन में एक महिला अचानक चिल्लाने लगती है और अपनी बंदूक निकालकर बाकी लोगों से सच बताने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि वे उसके पति के भेजे हुए लोग हैं जो उसकी बेटी को ले जाने आए हैं। कैमरून उसे शांत कराने की कोशिश करता है। तभी नशे में धुत एक अन्य यात्री बताती है कि वह एक धार्मिक स्कूल में पढ़ी थी और यह घटना बिल्कुल रैप्चर के विवरण से मेल खाती है। इसलिए उसे लगता है कि जो लोग गायब हुए हैं वे स्वर्ग चले गए हैं। महिला कहती है कि वह अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती और आत्महत्या करने की सोचती है। कैमरून उसे रोकने के लिए अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते की कुछ कहानियां साझा करता है और आखिरकार महिला का मन बदल जाता है और वह अपनी बंदूक उसे सौंप देती है। कुछ क्षण बाद रेफोर्ड को आखिरकार रेडियो पर एक जवाब मिलता है और उसे पता चलता है कि ये गायब होने वाली घटना पूरी दुनिया में हुई है। हवाई अड्डा दुर्घटनाग्रस्त विमानों से भरा हुआ है और वहां लैंडिंग असंभव है, इसलिए रेफोर्ड को कहीं अंदर जाकर लैंड करना होगा। इससे पहले कि रेफोर्ड इन आदेशों पर कोई आपत्ति जता सके, रेडियो फिर से काम करना बंद कर देता है। चूंकि कैमरून एक रिपोर्टर है, उसके पास सैटेलाइट फोन होता है, इसलिए रेफोर्ड उससे क्लोई को कॉल करने के लिए कहता है। लेकिन कैमरून कहता है कि वह पूरे दिन कोशिश करता रहा है लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। जब कैमरून उसे टिकट के लिफाफे पर छोड़ा गया क्लोई का दुखद नोट दिखाता है तो रेफोर्ड उसे बताता है कि वह अपनी बेटी से माफी मांगना चाहता है। वह स्वीकार करता है कि उनकी खराब रिश्ते के लिए उसकी पत्नी जिम्मेदार नहीं थी बल्कि वो खुद था, क्योंकि हर बार जब आइरीन भगवान के बारे में बात करती थी तो वह दूरी बना लेता था। दूसरी ओर क्लोई निराश होकर एक पुल के ऊपर चढ़ जाती है। कुछ सेकंड तक नीचे के दृश्य को निहारने के बाद वह अपनी माँ से पहले किए गए अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगती है। जब वो कूदने ही वाली होती है तभी कैमरून की कॉल आखिरकार उसके फोन तक पहुंचती है और वह रेफोर्ड से बात कर पाती है। वे एक दूसरे से कहते हैं आई लव यू और इस बात पर सहमत होते हैं कि आइरीन सही थी। रेफोर्ड बताता है कि उसे नहीं पता कि वह विमान को कहाँ उतार पाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह सके फोन का सिग्नल कट जाता है और कॉल समाप्त हो जाती है। ये जानकर कि उसके पिता जिंदा हैं, क्लोई पुल से नीचे उतरती है और शहर की ओर दौड़ती है, जहां वह तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक लावारिस साइकिल उठा लेती है। उसी समय रेफोर्ड यात्रियों को उनके बचने की कम संभावना के बारे में बताता है और उन्हें प्रार्थना करने के लिए कहता है। जैसे ही विमान नीचे गिरने लगता है, क्लोई एक निर्माण स्थल पर पहुंचती है और ट्रक पर चढ़कर रास्ता साफ करने के लिए सभी बाधाओं को हटाने लगती है। वह कैमरून को कॉल करने की कोशिश करती है और सौभाग्य से सिग्नल वापस आ जाता है, जिससे वह अपने पिता को बता पाती है कि उसने उनके लिए लैंडिंग की एक जगह ढूंढ ली है। विमान की गाइडेंस सिस्टम काम नहीं कर रही होती, इसलिए कैमरून क्लोई से कहता है कि वह अपने फोन का कंपास ऐप खोलकर अपने स्थान के निर्देशांक भेजे। इससे पहले कि वो कॉल खत्म कर सके, सिग्नल फिर से कट जाता है। कैमरून फिर अपने फोन के मैप में निर्देशांक डालता है, जिसे रेफोर्ड सही दिशा में विमान उड़ाने के लिए गाइड के रूप में उपयोग करता है। हालांकि अंधेरा बहुत अधिक होता है, जिससे सही जगह ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसी बीच विमान का ईंधन आखिरकार खत्म होने लगता है। तभी क्लोई फिर से उनके फोन से जुड़ने में सफल हो जाती है और रेफोर्ड उससे एक बड़ी रोशनी की व्यवस्था करने के लिए कहता है, क्योंकि ट्रक की रोशनी पर्याप्त नहीं होती। क्लोई को पास में कुछ गैस टैंक दिखाई देते हैं, इसलिए वह उन्हें ईंधन से ढक देती है और एक लाइटर फेंककर एक विशाल विस्फोट करती है। रेफोर्ड आग की लपटें देख लेता है और उसी दिशा में उतरने लगता है। क्लोई जल्दी से ट्रक में वापस कूदती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आग में इतना खो जाती है कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जैसे ही विमान नीचे उतरने लगता है, वह कुछ तारों से टकराता है, जिससे हल्की कंपन होती है
लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। कुछ ही देर में विमान जमीन तक पहुंचता है, लेकिन पिछले पहिए नहीं खुलने के कारण वह झुक जाता है। टेल और एक पंख जमीन पर घिसटने लगते हैं, लेकिन रेफोर्ड किसी तरह विमान को सीधा करने में सफल हो जाता है, जिससे पंख ऊपर उठ जाता है और क्लोई के ट्रक से टकराने से बच जाता है। विमान कुछ और मील तक फिसलता है, रास्ते में कई चीजों से टकराता है। ऐसा लगता है कि वह एक विशाल गैस टैंक से टकराने वाला है, लेकिन सौभाग्य से वो सही समय पर रुक जाता है और सभी सुरक्षित रहते हैं। उसी समय क्लोई द्वारा शुरू की गई आग फिर से विस्फोट करती है। हैटी तुरंत इन्फ्लेटेबल स्लाइड निकालती है ताकि सभी यात्री आखिरकार विमान से बाहर निकल सकें। क्लोई दौड़कर कैमरून और रेफोर्ड को गले लगा लेती है। रेफोर्ड स्वीकार करता है कि उसे कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। क्लोई उसे उसकी और उसकी माँ की शादी की अंगूठियां देती है। फिर सभी दूर शहर की ओर देखते हैं, जहाँ चारों ओर आग लगी हुई होती है। कैमरून कहता है कि ये दुनिया का अंत है, लेकिन क्लोई सोचती है कि ये सिर्फ एक नई शुरुआत है।